वैक्स निकालने के लिए जो लोग वो ईयरबड्स यूज़ करते हैं जिसे वो अंदर तो बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि उससे वैक्स तो बाहर आता नहीं, बल्कि आप पीछे पुश कर रहे हो, ड्रम के साथ लगा रहे हो, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम कान को क्लीन करना शुरू करते हैं वो एकदम पर्दे के साथ जाके चिपक जाता है, उसको तो निकालना। उसको निकालना हमारे लिए भी फिर डिफिकल्ट हो जाता है। कैसे साफ करें फिर ये कान को आप टच ही मत कीजिए, ये उसकी सबसे पहली ट्रीटमेंट है। कोई भी ऐसी चीज़ सेफ तो नहीं कहलाती है, क्योंकि सभी में जो डिलीवरी है वॉल्यूम का, अब जैसे कई नॉइज़ कैंसिलेशन वाले भी बोलने लगे हैं कि हमारे बेटर हैं नॉइज़ कैंसिलेशन वाले, वो कान को और थोड़ा सेव करते हैं, बट द नथिंग कॉल की बिल्कुल सेफ कोई भी नहीं है। कुछ लोग सर बचपन में कान में तेल वगैरह भी डालते हैं। हाँ। वो दूसरा क्या होता है कि अक्सर कान में ही नहीं, ये तो हम अपनी प्रैक्टिस में अभी भी देखते हैं, सिर्फ बचपन में ही नहीं सारे एज ग्रुप में ही होता है कि थोड़ा कान में दर्द हुआ, तेल को गर्म किया, कान में डाल दिया, उससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं है। कुछ लोग तेल भी डालते हैं तो कुछ लोग लहसुन भी डाल देते हैं, वो भी मैंने तो लहसुन भी निकाले हैं बहुत सारे कान से। ये पेन किलर्स ना सिर्फ आपकी किडनी को नुकसान करते हैं, आपके जो हेयरिंग है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। पिछले साल WHO की एक रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया में लगभग 100 करोड़ लोग बहरेपन के शिकार हैं। भारत में भी एक रिपोर्ट आई कि लगभग 6.5 करोड़ लोगों को कम सुनाई देता है। बहरापन, डेफनेस, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसका इलाज क्या है, ये जानने के लिए हमने बुलाया है डॉक्टर विजय कुमार वर्मा को। डॉक्टर विजय कुमार वर्मा सीनियर कंसल्टेंट हैं ENT डिपार्टमेंट CK बिरला हॉस्पिटल में। वेलकम सर। नमस्कार सर, आज हम डेफनेस पे बात करने से पहले अगर हम ये समझना चाहें कि हमारे कान जो हैं ये हमारे लिए क्या क्या करते हैं, सिर्फ सुनने के अलावा, जैसे हम शूट से पहले बात कर रहे थे कि इनका काम सिर्फ सुनना नहीं है, और लोगों को अगर चक्कर वगैरह आते हैं तो कान की वजह से आते हैं। तो मैं सुन के बड़ा हैरान रहा, अगर आप इसे समझाना चाहें तो। देखिए, कान के दो हिस्से हैं, एक तो सुनाई के लिए और दूसरा जो काम होता है वो बैलेंस कराने का होता है। तो कभी कभी आपने सुना होगा, लोग रात को सोए, सुबह उठे, अचानक सब कुछ घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रही है, सबको लगता है कि शायद हार्ट का प्रॉब्लम आया है, न्यूरो का प्रॉब्लम आया है, मगर 90% ऑफ द टाइम ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे कान की वजह से ही होती हैं। कान के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो अपनी जगह से हिल जाते हैं और चक्कर आ सकता है, जिसको हम लोग अपनी कॉमन भाषा में BPPV कहते हैं। दूसरा, कभी कभी कान के अंदर जो फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी कुछ लोगों को चक्कर आते हैं। तो जब भी कभी चक्कर आएँ, और अगर शरीर में कहीं कोई कमज़ोरी नहीं है, आपको हार्ट में कोई आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई चेस्ट पेन है या कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि एक बार ENT से कंसल्ट करें, क्योंकि आपके मैक्सिमम इश्यूज़ तभी की तभी सॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, आजकल सर वैसे तो डेफनेस पे बात करने के लिए बहुत ब्रॉड बातचीत हो सकती है, लेकिन इधर जब मोबाइल फ़ोन और ईयरफोन का कल्चर बढ़ा है, OPD करते हुए, सर्जरी करते हुए आपको सबसे ज़्यादा पेशेंट किन कारणों से मिल रहे हैं ज़्यादा? देखिए, इस समय पे ईयरफोन हेडफोन अपनी जगह पर हैं। कान के ना 3 हिस्से होते हैं। एक होता है आउटर ईयर। आउटर ईयर होता है जो कि पर्दे से थोड़ा आगे की तरफ होता है, और कान से अंदर का जो कैनाल वाला रास्ता होता है, इसके अंदर आपका अगर वैक्स हो या कोई सूजन आ जाए या कोई फुंसी आ जाए तो उसकी वजह से हल्का फुल्का लॉस हो सकता है। फिर बात आती है मिडल ईयर की, जो कि पर्दे के पीछे, जहाँ हमारी कान की सुनाई की हड्डियाँ आती हैं, जहाँ पर हमारे एयर कंटेनिंग एक चैम्बर होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको बार बार ज़ुकाम होता रहता है, या फिर उनको, जिनको एडिनॉइड्स की, जिनके बच्चे खराटे लेते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, अक्सर इग्नोर हो जाते हैं कि कॉमन कोल्ड है, वो ऐसा नहीं होता। जैसे गले में टॉन्सिल्स होते हैं, ऐसे ही नाक के पीछे एक टिश्यू होता है एडिनॉइड्स, उसकी वजह से बच्चों के कान के पर्दे के पीछे म्यूकस आ जाता है। अब ये बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको भी हियरिंग लॉस होता है, ये स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट एक्चुअली वो अच्छा सुन नहीं रहा। स्पेशली जो वर्ड्स एकदम एक जैसे लगते हैं, नाना, पापा, दादा, क्लास में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो म्यूकस रहता है, बच्चों को बार बार कान में दर्द होता रहता है, तो वो एक चीज़ है जो बच्चों में हियरिंग लॉस का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। आजकल ये ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं बच्चे इसमें। यस, क्योंकि क्या है, स्कूलों के क्लोज एनवायरनमेंट है, AC है सब स्कूल के अंदर, क्रॉस वेंटिलेशन का कंसेप्ट नहीं है, तो कोल्ड कफ के एपिसोड्स बढ़ रहे हैं, ये सारे इश्यूज बढ़ने लगे हैं। दूसरा, 5 साल से अगर छोटा बच्चा है, अगर वो सुनता नहीं, बोलता नहीं है स्पेशली, तो आप इग्नोर कर रहे हैं कि बोल लेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो पैदाइशी ही नसों की कमज़ोरी के साथ पैदा हो सकता है, और अगर आपने उसको सही समय पे नहीं पकड़ा तो 5 साल के बाद में तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फिर वो साइन लैंग्वेजेस ही रह जाती हैं अगर बिल्कुल बच्चा सुनता नहीं। जबकि वही चीज़ 5 साल से पहले हम पकड़ लें तो हमारे पास में इस समय पर उस हेयरिंग लॉस को ट्रीट करने के लिए पूरे पूरे संसाधन हैं। हम कॉकलियर इम्प्लांट कर सकते हैं जिनसे बच्चा सुन सकता है। अब बात आती है कि जो आजकल IT सेक्टर्स में, या फिर ये बोलूँ कि जो यंगस्टर्स हैं,
इससे सब पहले सर बच्चे मैं ये देख रहा था कि बच्चों में जो आप बता रहे हैं कि लोग नोटिस नहीं करते हैं, बच्चों में कान में वैक्स भी नोटिस नहीं करते हैं लोग, यस, और वो बहुत भरा होता है कई कई हाँ बच्चों में, उसकी बिल्कुल। क्या नुकसान है वो? अब बच्चे को सुनाई नहीं आएगा, हम्म। तो वही जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं होगा कंप्लीट लॉस है, बट भारीपन रहेगा, बच्चा बार बार अपने कान में खुजली करता रहेगा, बार बार कान में इन्फेक्शन करता रहेगा, तो उसकी वजह से परेशानी बनी रहती है। कम सुनाई आता है हल्का फुल्का, तो कुछ वर्ड्स मिस कर जाता है, तो उस तरह से ये दिक्कतें आती रहती क्या हैं। वैक्स कान खुद ही बनाता है अपना, क्या बाहर? वैक्स फॉर्मेशन कोई बाहर का डस्ट नहीं होता, हमारे ही कान की जो स्किन की लाइनिंग्स हैं वो जो चेंज होती रहती हैं वही वैक्स फॉर्मेशन में करती हैं। हल्का फुल्का वैक्स हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है, बट जब वो पूरी कैनाल को भर दे तो वो ब्लॉकेज करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हल्का वैक्स जो हमारी कैनाल के जो कान के रास्ते के साथ साथ लगा हुआ होता है, उसके अंदर कुछ म्यूकस रहता है जिससे वो हमें इन्फेक्शन से भी बचाता रहता है, डिफेंस साथ मैकेनिज्म। साथ में यस, और साथ साथ में क्योंकि उसके अंदर थोड़ा मॉइस्ट कंटेंट रहता है तो कान में खुजली वगैरह से भी बचा के रखता है। अच्छा, और जो वैक्स निकालने के लिए जो लोग वो ईयरबड्स यूज़ करते हैं, जैसे वो अंदर तो बहुत ही डेंजरस है, हम्म, क्योंकि उससे वैक्स तो बाहर आता नहीं, बल्कि आप पीछे पुश कर रहे हो, ड्रम के साथ लगा रहे हो, वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम कान को क्लीन करना शुरू करते हैं वो एकदम पर्दे के साथ जाके चिपक जाता है, उसको तो निकालना, उसको निकालना हमारे लिए भी फिर डिफिकल्ट हो जाता है। ईयरबड्स यूज़ नहीं करने ईयरबड बिल्कुल यूज़ नहीं करने चाहिए। आप कान को चोट देते हैं, हम तो वो भी देखते हैं कि कभी कभी लोग अपने पर्दे को भी चोट दे के आ जाते हैं उसको साफ करते करते। कैसे साफ करें फिर ये कान को आप टच ही मत कीजिए, ये उसकी सबसे पहले ट्रीटमेंट है। जब भी आपको लगे कुछ ब्लॉकेज है, कान में कोई दिक्कत आ रही है, सबसे पहले अपने पास की ईएनटी को दिखाइए ताकि वो उसका करेक्ट ट्रीटमेंट कर सके। अगर कान क्लीन भी करना है तो हम ही लोग कर पाएंगे, आप अपने आप कुछ मत कीजिए। ये जो बस अड्डों पे भी मिलते हैं साफ, बहुत डेंजरस है, हम रोज़ देखते हैं किसी का पर्दे में चोट लगी होती है, किसी की पूरी पूरी कान का जो रास्ता है, आप सोच के देखिए कि उनको कहाँ दिखता होगा, वो एक अंधेरे में लगे हुए हैं, कई लोगों को वैक्स भी नहीं होता, वो उनके हाथ में कहीं छुपा हुआ वो वैक्स का वो होता है, सबको पकड़ा देते हैं, बस बोलते वो ये डेंजरस गंदगी है आ बहुत, गई है। हाँ बहुत डेंजरस है, बहुत हाँ, डेंजरस है। आईटी वाली जो बात कह रहे थे Yes. उसको पूरी कर लीजिए। सो जो आईटी सेक्टर में लोग हैं या जिनका मैक्सिमम जो काम है आजकल ईयरफोन हेडफोन किसी भी कारण से, आजकल एक तो सबके सब कुछ वो इन्फ्लुएंसर बन चुका है, कहीं कहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने म्यूज़िक के लिए या यूट्यूब वीडियो के लिए सबको देखने के लिए दिन रात हमेशा अपने ये यूज़ करते रहते हैं, वॉल्यूम का चेक नहीं रखते हैं, ड्यूरेशन का चेक नहीं रखते हैं। उन सब लोगों को भी हियरिंग लॉस होने के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सैड पार्ट ये है क्योंकि इग्नोरेंस इज़ द मेन कल्प्रिट, हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं इन चीज़ों के होता। जैसे कुछ लोग कान में शोर आने लग जाता है बट सोचते हैं कि नॉर्मल है, ड्रॉप डाल लेंगे ठीक हो जाएंगे, तो आधी बार तो ये होता है। तो करेक्ट हियरिंग लॉस कितना है आज तक हमें पता लग नहीं पाया, क्योंकि लोग पहुंचते ही नहीं है हमारे पास टेस्ट कराने के लिए। तो और सिम्टम्स क्या हैं, जरा इसको आप बता ही रहे हैं तो और एलिबोरेट करें। जैसे कान में किसी को घंटियां बज रही हैं, तो घंटियां बिना कारण की भी हो सकती हैं, बट जब आपका यूसेज इतना ज़्यादा है तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे कभी कभी अपने फ़ोन पे बात करते करते सामने वाले से कई बार बातें रिपीट करवानी पड़ती हैं, या कोई मुझे ऑफिस में बैठा हुआ है जहाँ ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं, वहाँ मैं कुछ पॉइंट्स पे चीज़ें मिस कर रहा हूँ, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि जब मैं 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करता हूँ तब तो मैं बिल्कुल ठीक रहता हूँ, जब बहुत सारे लोग रहते हैं तो शायद मेरा वहम ही होगा, ऐसा नहीं है। जब हम बहुत ग्रुप में बैठते हैं तो ज़्यादातर हियरिंग लॉस वाले लोग कुछ शब्द को मिस कर सकते हैं, तो वहाँ मिलना बहुत ज़रूरी है। गाँव में लोग कहते हैं ऊंचा सुनते हैं, जैसे इसे डिजीज़ माना ही नहीं जाता है, मतलब ज़्यादातर यस, क्योंकि क्या है कि अब देखिए इंडिया का सिनेरियो ऐसा है कि हम इंश्योरेंस तो है नहीं हमारे पास में, कैश कल्चर है, तो थोड़ा लोग ये सोचते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि काम तो चल ही रहा है, जब तक काम नहीं रुकेगा तब तक गाड़ी चलती रहेगी। उसमें क्या होता है कि जैसे हेयरिंग का भी एक पैटर्न होता है, हम लोग भी तभी हेल्प कर सकते हैं जब आपका हेयरिंग बचा हुआ हो। अब जैसे कई बुजुर्ग आते हैं, जब उनको हल्का फुल्का हेयरिंग लॉस होता है, वो मानते ही नहीं है कि हमें सुनाई का लॉस है, काम चल रहा है काम चल रहा है काम चल रहा है, फिर वो 2-3 साल बाद आते हैं, कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई आ रहा, तब तक वो लोगों के होठों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसको हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, और उस समय पर मशीनों का यूज़ करके भी उनको बहुत बेनिफिट नहीं मिलता। वही चीज़ अगर वो टाइमली लगवा लेते तो उनका सारा का सारा काम चलता रहता, एकदम ठीक रहते। तो वहाँ पे भी एक इग्नोरेंस का पॉइंट है। तो हम तो यही कहते हैं कि अगर किसी की एज 50-55 से ऊपर हो चुकी है तो उनको साल में एक बार अपना हेयरिंग टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं आप, Yes. लिवर फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते हैं, वैसे हेयरिंग हेयरिंग टेस्ट भी कराना। होना बहुत ज़रूरी है। सर आप कह रहे थे अभी ईयरफोन के बारे में, तो कंपनियां ये दावा करती हैं कि कुछ बड़े पैड वाले जो वो होते हैं हेडफोन्स होते हैं वो यूज़ करें, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ही जैम कर देते हैं कान को। कौन से ईयरफोन सेफ़ हैं ये कहा जाए? देखिए, अगर मेरे से पूछेंगे तो हम तो सबसे पहले ये बोलेंगे कोई भी ऐसी चीज़ सेफ़ तो नहीं कहलाती है, क्योंकि सभी में जो डिलीवरी है वॉल्यूम का, अब जैसे कई नॉइज़ कैंसिलेशन वाले भी बोलने लगे हैं कि हमारे बेटर हैं नॉइज़ कैंसिलेशन वाले, वो कान को और थोड़ा सेव करते हैं, बट द नथिंग कॉल की बिल्कुल सेफ़ कोई भी नहीं है।
तो आपके पास में जो सबसे अच्छा विकल्प है वो ये है कि जितना कम से कम उसको यूज़ करें। अब जहाँ पर मैंडेटरी है, जैसे मीटिंग्स हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप नहीं हटा सकते, तो उस समय पर एक तो वॉल्यूम का ध्यान दीजिए, ठीक है। हेयरिंग एड सॉरी कह रहा हूँ, जो ईयरफोन हम यूज़ कर रहे हैं उनका जो साइज़ है, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सबकी कान की जो कैनाल्स हैं स्टैंडर्ड नहीं होती हैं। हर इंसान का शक्ल अलग है तो कान भी अलग है। तो हमें उस तरह से नहीं कि हमें उसको चोट पहुंचा के घुसाना है उसके अंदर, क्योंकि उससे कान में दर्द भी होगा, इन्फेक्शन भी होंगी, और जितना आप ज़्यादा लंबा उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन भी तो होती हैं, वॉल्यूम भी होता है, तो कान को डैमेज भी उतना ज़्यादा होता है। कानों को प्रैक्टिस भी नहीं है हमारे इसकी। यस। तो अगर आप देखेंगे तो हम उसको जितना यूज़ करें, अब जैसे मैं देखता हूँ लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, अब आप सोच के देखिए, आपने ईयरफोन लगा रखा है, आप रनिंग कर रहे हैं, आप देखिए रोड साइड रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, पीछे से एक कार जा रही है, आपको दो डिसएडवांटेज हैं। एक तो अपने कान को भी लॉस करवा रहे हो, और पीछे आप सोचिए रोड पे कितना रिस्क है, आपको उसका हॉर्न नहीं सुनाई दिया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया, कितना एक्सीडेंट होने का रिस्क बन जाते हैं। तो जितना हो सकता है उसको कम से कम यूज़ कीजिए। दूसरा, जब आप हाई एक्टिविटी में रहते हैं, जैसे कि आप रनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। सो वो वॉल्यूम्स कभी कभी उतनी तेज़ होती हैं कि इमीडिएटली आपकी नर्व वीकनेस कर सकती हैं, जो कि हमने बहुत बार देखा है इस तरह से होते हुए। तो वो लोग सडनली देखेंगे कान के अंदर एक मफल्ड वॉइस आ रही है, ठीक है। अब ये मफल्ड वॉइस में ना वैक्स मत समझिए कभी भी। हम सबको यही कहते हैं तुरंत ENT के पास जाइए, क्योंकि 3-4 दिन में अगर आपका कैसा लॉस है साउंड ना, करता है मफल? मतलब कि जैसे कि आपको ऐसा लगेगा कि दो आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें कम आ रही हैं, कुछ क्रैक कर रही है आवाज़, जो मैं सुन रहा हूँ, जैसे एक कान से सुन रहा हूँ, दूसरे कान पे सुन रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है कि वॉइस मेरी क्रैक करने लगी है, मुझे साफ समझ में नहीं आ रहा है उस आवाज़ को। तो ऐसा लगता है, कभी ऐसा होना तो ये मत सोचो कि वैक्स है। सबसे पहले दिखा दो, क्योंकि अगर वैक्स भी होगा तो भी आप क्लीन नहीं कर पाओगे। और एटलीस्ट हम, क्योंकि 3 से 4, अगर गोल्डन टाइम तो 48 आवर्स मानते हैं हम लोग, अगर उस समय हेयरिंग लॉस हुआ हो, चाहे वो नर्व वीकनेस का भी क्यों ना हुआ हो, तो हम उसको रिकवर करवा सकते हैं। अगर वो नॉइज़ इंड्यूस्ड हो तो चांसेस हैं अच्छे उसके। बाकी अगर जो है नर्व डैमेज हो गई तो फिर रिकवरी चांस फिर रिकवरी के चांसेस, अगर आप यही सोचें कि मैं 3 हफ्ते बाद दिखाऊंगा, तो चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। क्या किसी के कान में अगर बार बार इन्फेक्शन होता है उससे भी बहरेपन का खतरा ज़्यादा होता है? बिल्कुल। अगर आपके कान में इन्फेक्शन है, सपोज़ कीजिए कि किसी का कान का पर्दा ही नहीं है, अगर वो बार बार इन्फेक्शन हो रही है, तो उसकी जो सुनने की बोन्स हैं वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। प्लस जैसे हाथ में चोट लगती है, जब चोट लगती है तो रिकवरी भी होती है। तो कभी कभी आपने देखा होगा जो इनके स्कार बन जाते हैं लोगों के, जैसे स्किन पूरी जुड़ के नहीं, एक अलग से आपको दिखने लग जाएगा। सेम ऐसी हमारी जब बोन्स होती हैं, जब हील करती हैं, तो एक्स्ट्रा बोन का टिश्यू ले लेती हैं, जिससे उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, तो उनको लॉस बढ़ते चले जाते हैं। तो बिल्कुल है, अगर बार बार आप उसको इग्नोर कर रहे हो तो अपने लॉस को भी तो बढ़ा ही रहे हैं। क्या कारण सर इन्फेक्शन के? कई लोग तो जैसे गाने नहीं भी सुन रहे हैं, कुछ किसी से मीटिंग में नहीं है, फिर भी वो लगा के रखते हैं जो ईयरबड्स हैं। उससे भी मैं देखता हूँ कि जब उसको लगाने के बाद कान काफ़ी ऐसा, देखिए, अगर आपका चिपचिपा महसूस होता है। जो कान है आपका, अगर आपकी कान की जो कैनाल ठीक है, पर्दा ठीक है, तो इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम है, अगर आप उसका छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो। बट अगर आपके कान के पर्दे में छेद है, अक्सर क्या होता है, बचपन में कान से पस आया, फिर वो ठीक हो गया, हमने कभी किसी को दिखाया भी नहीं, क्योंकि हमें तो लगा कि हम ठीक ही चल रहे हैं। बट हो सकता है कि वो पर्दे का डैमेज आपका रह गया, वो रिकवर हुआ ही नहीं, उसकी वजह से लॉस रह गया, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम तो बचपन से उसी के साथ चल रहे हैं ना, तो हमारे लिए तो वो नॉर्मल ही है। फिर उसमें से पस आना शुरू हुआ, ठीक है, पस आया, हमने फिर ट्रीटमेंट किया, तो लोगों को कहीं को लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ड्रॉप डाल लेते हैं, 4-5 दिन में तो ठीक हो जाते हैं, फिर क्यों ठीक कराना अपना। तो वहाँ वो धीरे धीरे अपने लॉस को बढ़ा रहे हैं। दूसरा, ऐसे ही लोग, अगर हम ये समझें ईयरफोन और हेडफोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए इन्फेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अगर आप सपोज़ कीजिए आज वो लोग 30 ईयर्स के हैं, 70 ईयर्स के अराउंड जब वो बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तो उस टाइम तो आपको हेयरिंग एड यूज़ करना पड़ेगा। जिस कान के पर्दे में छेद है, अगर आप उसमें हेयरिंग एड यूज़ करते हैं तो दोबारा चांसेस हैं इन्फेक्शन आने के, तो आप उसमें हेयरिंग एड भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। और 70-75 ईयर्स के ऊपर कोई भी रिस्क नहीं लेता आपकी सर्जरी करने का, क्योंकि उस समय रिस्क और बेनिफिट में रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं आपके। तो टाइमली अगर आपने सोचा ही नहीं उसके बारे में, तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कुछ लोग सर बचपन में कान में तेल वगैरह भी डालते हैं। हाँ। वो दूसरा क्या होता है कि अक्सर कान में ही नहीं, ये तो हम अपनी प्रैक्टिस में अभी भी देखते हैं, सिर्फ बचपन में ही नहीं, सारे एज ग्रुप में ही होता है कि थोड़ा कान में दर्द हुआ, तेल को गर्म किया, कान में डाल दिया। उससे बड़ा डिजास्टर कुछ नहीं है। कुछ लोग तेल भी डालते हैं तो कुछ लोग लहसुन भी डाल देते हैं, वो भी मैंने तो लहसुन भी निकाले हैं बहुत सारे कान से। अच्छा। तो उससे क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और पर्दे गल जाते हैं,
और वहाँ पे फिर से एक इन्फेक्शन, जो बेचारा सब कुछ ठीक ठाक हो सकता था, आपने बल्कि उससे उसको और गड़बड़ कर दिया। सर, जो आप सिम्टम्स बता रहे थे, बुज़ुर्गों के बारे में कह रहे थे कि रिस्क बहुत होता है, क्या एज ग्रुप के हिसाब से सिम्टम्स अलग होते हैं? बच्चों में और बुज़ुर्गों में क्या लक्षण जो हैं अलग अलग तरीके से मापे जाते हैं? देखिए, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, देखिए एज के साथ में तो लॉस आना ही आना है। तो 60 साल के बाद में जो अगर आप हर धीरे, बुज़ुर्गों में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि लॉस सबको आता है, बट वो इतना स्लो होता है कि अक्सर वो मिस हो जाते हैं। तो 60 साल के बाद में, रैदर मैं कहूँगा 55 ईयर्स के बाद में ही हमें साल में एक बार ऑडियोमेट्री तो करवाना ही होता है। अगर उनको कान में शोर आ रहा है किसी भी उससे, कि भाई रात को सो नहीं पा रहे हैं, कुछ लगता है कि चिड़चिड़ की आवाज़ आ रही है, घंटियाँ बज रही हैं, कोई मच्छर घूमते हुए लग रहा है, तो ये सबसे पहला साइन होता है जब हियरिंग लॉस आना शुरू हो जाता है। तो उस समय उनको अपना हियरिंग टेस्ट ज़रूरी करवाना चाहिए, और जैसा देख के डॉक्टर को दिखा के अगर उन्हें लगता है कि हियरिंग एड की ज़रूरत है तो हियरिंग एड लगवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में मेडिसिन का कोई रोल नहीं है। दूसरा है, बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो बेचारे बता ही नहीं पाते कि उनको लॉस है, तो उस समय पेरेंट्स को थोड़ा कॉन्शियस रहना चाहिए कि क्या बच्चा आपकी बातों को रिपीट कर रहा है। अगर वो दूसरे रूम में बैठा हुआ है और आप यहाँ से आवाज़ दे रहे हैं, क्या वो उसको सुन पा रहा है कि नहीं सुन पा रहा है, आपकी चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका, जैसे मैंने बताया, बच्चा 5 साल से छोटा है, स्पेशली हमें ना अर्ली एज में हियरिंग लॉस को आइडेंटिफाई करना डायग्नोज बहुत करना। ज़रूरी है। तो अगर आपका बच्चा है जो कि तेज, जैसे छोटा बच्चा है, 3-4 महीने का बच्चा है, अगर आपको लगता है कि वो तेज़ आवाज़, प्लेट गिर गई, कुछ गिर गया, उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, आराम से सो रहा है, आराम से ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि थोड़ा बड़ा होगा ठीक हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कहीं बैठे हुए हैं, हमारा एक सिस्टम होता है कि हमें ना साथ में ना इशारे भी करते हैं। जैसे कि एक बच्चे को से हम बोलते हैं कि बेटा पानी ले आ, तो हम साथ में उसको किचन का रास्ता भी दिखा देते हैं कि बेटा पानी ले आ, हम होठ से भी समझते हैं। तो वो सब चीज़ों के साथ में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे साइन लैंग्वेज की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं सुनाई से ज़्यादा, इसलिए जब आप पीछे से बोलते हो तो ध्यान दीजिए। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारे कल्चर के अंदर हम हियरिंग एड्स को बड़ा स्टिग्मा मानते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। जब हम चश्मा लगा सकते हैं तो हियरिंग एड लगाने में क्या दिक्कत है, क्या शर्माने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ में? ये तो हमारी हेल्प ही कर रहा है ना। उसको यूज़ ना करना और ज़्यादा ख़राब चीज़ है। हम अक्सर जब देखते हैं, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, मैं चाहे बुज़ुर्ग हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई भी हो, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अरे हियरिंग एड लग गया, अरे हियरिंग एड लग गया। ऐसा नहीं है। हियरिंग एड आपको एक हेल्पफुल चीज़ है। उसका मजाक बनाया गया फिल्मों Yes. उल्मों में जो है बहुत। जी, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उसके बिना चलना ज़्यादा डेंजरस है। उसके साथ तो अपनी पूरी लाइफ को, बिल्कुल क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में लोग आते हैं कि माता जी तो 85 साल की हो गई है, अब मशीन लगाए क्या करेंगी। पर आप ये सोच के देखिए कि वो एक एक दिन, हमें क्या पता वो 85 के बाद 100 की भी होंगी, तो क्या आप उनके 15 साल तक उनको लॉस के साथ में रखेंगे? लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम बुज़ुर्ग होते हैं पहले ही सोशल सर्कल ख़त्म होने लग जाता है। कोई हमारे साथ में बैठता नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि माता जी को तो कुछ सुनता नहीं है, क्या करेंगे उनसे बात करके, डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है। अब उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी एक्टिविटी उतनी नहीं है, तो वो अपने अंदर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं हर किसी को यही बोलूँगा कि जो जिनके घर परिवार में बड़े लोग हैं, एक बार उनका हियरिंग टेस्ट करवाइए, और लॉस है तो हियरिंग एड करवा के देखिए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होती है। सर, हमारे यहाँ इंडिया में एक कल्चर है ओवर द काउंटर ड्रग दवाइयाँ लेने का। या तो हम जो हैं फार्मासिस्ट से बोलते हैं कि हमको एंटीबायोटिक दे दो, या खुद ही किसी एंटीबायोटिक, सबके पास अपने अपने एंटीबायोटिक के नाम हैं, पेन किलर सब लोग जानते हैं, या नहीं तो रंगों से जानते हैं दवाओं को। इससे मैं पढ़ रहा था कि कान लोग बहरे होने लगे बीच में, बहुत सारे लोगों के पेन किलर्स और एंटीबायोटिक उनको बहरा बना रही हैं। जी, तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है। अब 2-3 चीज़ें लोग करते हैं, अब मैं अपनी जो प्रैक्टिस में देखता हूँ। एक तो हमारा ही जो प्रिस्क्रिप्शन होता है उसको संभाल के रख लेते हैं, जब भी कभी दिक्कत आई जाते हैं उसी प्रिस्क्रिप्शन को दिखा देते हैं और दोबारा से दवाइयाँ लेके आ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि हम हर बार जब एग्जामिन करते हैं तो फाइंडिंग्स तो अलग अलग हो सकती हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी हम जाते हैं वहाँ से हम पेन किलर्स ले लेते हैं और बाकी के जो एंटीबायोटिक्स है वो शुरू कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि उनकी जो खराबियाँ हैं वो कितनी हो सकती हैं। स्पेशली कुछ एंटीबायोटिक्स तो इतने ख़राब होते हैं कि आपका पूरा लॉस कर सकते हैं। अब हमने देखा है कि कभी कभी लोग जो पेरिफेरी में इलाज करवा रहे होते हैं बिना किसी डॉक्टर के साथ में भी, वहाँ पर ना स्पेशली जेंटामाइसिन के इंजेक्शंस ये सब यूज़ किए जाते हैं, जो कि सडनली आदमी की
पूरी सुनाई की नर्व को डैमेज कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, और आप ये समझिए कि वो उसके बाद में रिकवरेबल नहीं रहते हैं। ऐसे ही अगर आप ओवरडोज करते हैं पेन किलर्स की भी, जैसे कि आप पेन किलर्स खाने, कॉम्बीफ्लेम खाने लग गए हैं, वावरन खाने लग गए हैं, तो ये पेन किलर्स ना सिर्फ आपकी किडनी को नुकसान करते हैं, आपके जो हेयरिंग है उनको भी डैमेज कर सकते हैं। कुछ ब्लड थिनर्स यूज़ किए जाते हैं, एस्पिरिन, गुड पार्टीज की, उनके साथ में जिस डोज में वो यूज़ किए जाते हैं उनके साथ में जो है हेयरिंग डैमेजेस के चांसेस जो होते हैं कम होते हैं, बट स्टिल येस दे कैन ऑल्सो कॉज योर नर्व डैमेज, क्योंकि वो भी NSAID की ही क्लासिफिकेशन के हैं। तो जो लोग एस्पिरिन पे हैं तो उनको भी साल में अपना एक बार हेयरिंग टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे को हर्ट के लिए यूज़ करनी होती है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। फिर तो पेन किलर तो कोई भी सेफ नहीं है इसका मतलब? बिल्कुल भी नहीं है। पेन किलर तो आपको वैसे भी सेफ नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं तो आप किडनी से जाओगे। अब लोगों को सर दर्द होता है, ओवर द काउंटर जाते हैं, भैया एक पेन किलर दे दो, और हफ्ते में आप 3-4 बार खा रहे हो, आप देखिए कुछ टाइम के बाद में बिल्कुल किडनी डैमेज हो जाती है। और ठंड के मौसम में भी सर क्या बहरापन खतरा रहता है? जो लोग बाइक चलाते हैं बेसिकली ठंड के मौसम में क्या होता है कि अगर आप जैसे हवा ठंडी है तो उसके साथ अगर आप निकल रहे हैं तो आपके कान के पर्दे पे या नाक के जुकाम की वजह से थोड़ा सा नाक और कान की जो कनेक्टिंग ट्यूब होती है वो ब्लॉक हो सकती है, पर्दे पे इन्फेक्शन हो सकता है, बट ये सब टेम्परेरी वाले होते हैं। नर्व वीकनेस वाले चांसेस का ऐसा कुछ नहीं है कि कोल्ड एयर के साथ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बट जब हमें कोल्ड एयर के एक्सपोजर्स होते हैं उस टाइम फेशियल नर्व पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, चेहरे की नसों का लकवा हो सकता है, क्योंकि जो ये कान है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमारी फेस की नर्व भी कान के थ्रू ही जाती है, तो कभी कभी उसका पैरालिसिस होने का चांस बन जाता है। मैं उन पेरेंट्स के ब्याह पे सवाल अगर ये पूछूं कि जिनके बच्चों को जन्मजात हेयरिंग लॉस है, उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए क्या ट्रीटमेंट क्या है उनके? देखिए, अगर सबसे पहला तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करके तुरंत ENT के पास जाइए। हम कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं, जैसे कि OEE, बेरा, ASSR, ये 3 बेसिक टेस्ट होते हैं जो हम लोग उनमें करते हैं। उससे हमें पता लगता है कि डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस कितना है। अगर मान लीजिए कि बच्चा कुछ सुन पा रहा है तो सबसे पहले हम हेयरिंग एड का ट्रायल देते हैं और स्पीच थेरेपी करवाते हैं, तो काफ़ी बच्चे उसी के साथ सुन लेते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल ही नहीं सुनता है तो हमारे पास में, और उसका ब्रेन की डेवलपमेंट ठीक है, तो हम उस समय पे कॉकलियर इम्प्लांट की ऑप्शन देते हैं। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट में फिर वो आप स्पीच थेरेपी करेंगे तो वो शब्दों को तो पहले सुना नहीं हुआ है उसने। नहीं, जो 5 साल से छोटा बच्चा, इसीलिए ये जो सर्जरीज भी हैं जो हम करते हैं ये 5 साल से छोटी उम्र में होनी चाहिए। 5 साल से छोटे बच्चे का ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है, तो जैसे अब बच्चा पैदा हुआ वो हमारी भी तो नॉर्मल लैंग्वेज सीख ही रहा है, तो उसी तरह से ब्रेन उस कॉकलियर इम्प्लांट के थ्रू उस नर्व सिग्नल्स को परसीव करता है, उनके साथ साथ वो बोलना और सीखना शुरू कर देते हैं, जो कि उनको फिर मेन स्ट्रीम में ले आता है। उन बच्चों को अलग से करना है कुछ नहीं पड़ता, वो सेम स्कूल में जाएंगे, बोलेंगे, सब कुछ करेंगे, बट आपको करेक्ट एज आइडेंटिफाई करनी है, 5 साल से छोटा। इससे सर क्या आप जैसे OPD करते हुए क्या मिथ हैं इससे जुड़े हुए, क्या भ्रम हैं जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं कान की बीमारियों से जुड़े हुए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम कान की बीमारियों में उसकी एक्सेप्टेंस है। हम लोग मानना ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को सुनाई का कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहली चीज़ ये है। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आधी बार हम अपनी, जैसे मैंने बताया कि कान के अंदर कम सुनाई आ रहा है, हम अपने आप ही मान लेते हैं कि हमारे कान में तो मैल है, दिखा लेंगे। अब ऐसा करते 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 2 महीने 3 महीने हम ऐसे निकाल देते हैं, यही सोचते ओवर द काउंटर जाएंगे, कभी एंटीबायोटिक ड्रॉप डाल लेंगे, कभी वैक्स वाली ड्रॉप डाल लेंगे, और उसका पूरा का पूरा हम हमेशा टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। ये दूसरा प्रॉब्लम होता है हमारे साथ में। तीसरा होता है कि शायद हम अपने लाइफ में भी इतने बिजी हो चुके हैं कि हम कान को ना बिल्कुल भी सोचते ही नहीं कि वो भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, जब तक कि वो इतना बैठ जाता है जब तक हमें परेशान करना शुरू कर देता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। तीसरा ये भी है कि बुजुर्ग लोग हैं, उनको पता है मुझे तो हेयरिंग एड लगेगा, कहीं ना कहीं सबको पता है, बट वो अपने लॉस के साथ चलते रहते हैं, बट हेयरिंग एड यूज़ नहीं करना चाहते, बताते ही नहीं किसी को भी। जैसे सर सोशली क्या इसमें जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव भी किया जाता है, इस कारण जैसा मैंने आपको बताया कि डिजीज़ बहुत वो बन गई है। जैसा मैंने आपको बताया यही चीज़ें हैं कि अब जैसे बच्चा है, अक्सर स्कूल वाले बोलते हैं कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बट आपने तो मिस कर दिया कान के पर्दे के पीछे इन्फेक्शन था, म्यूकस था, जिसकी वजह से बच्चा सुन ही नहीं रहा था, जो कि एकदम ट्रीटेबल रीज़न था। तो वहाँ पर आपने बच्चे के ऊपर एक ये दे दिया जिससे वो डिप्रेशन में चला जाएगा कि उसको लगेगा मैं अपना तो परफॉर्म कर रहा हूँ बट मुझे एक्चुअली पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से जो लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, एक जो आप जॉब में हैं, किसी भी जॉब में हैं, आपको अगर लॉस है
तो आपको कोई मीटिंग में बात बता रहा है, आप हो सकता है जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मिस कर गए, और वहाँ से उसके बाद में आपका जो परफॉर्मेंस स्कोर है वो तो डाउन चला जाएगा। तो वो इन दी एंड आपको ये लगेगा कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। आपके कभी कभी तो ये भी हमने देखा है कि जॉब लॉस तक भी आ जाते हैं लोगों का। बुजुर्ग लोग हैं, जैसा मैंने बताया पहले भी कि इंटरेक्शन नहीं है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बात करने के लिए नहीं आ रहा। तो छोटी सी चीज़ पर बहुत सारे इम्पैक्ट हैं। क्या सर कैफीन और अल्कोहल का इसका कोई असर पड़ता है, स्मोकिंग का? स्मोकिंग का डेफिनेटली यस, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि है तो एक केमिकल ही उसके थ्रू। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल कैन कॉज, बट यस ये पूरे क्लियर कट वो नहीं है, बट ये सब चीज़ें ऐसी है कि स्मोकिंग का तो डेफिनेटिव है इसके अंदर। और मैंने देखा है कि किसी को बहुत नाक में एलर्जी रहती है और डिस्चार्ज होता है म्यूकस, उसका बार बार करने से कान पर असर आ गया उनके। जी, तो ये जो कनेक्टेड हैं, इसीलिए डिपार्टमेंट भी एक ईएनटी है एक साथ का। तो इससे भी क्या कान पे असर पड़ता है अगर नाक की बीमारियों से, गले की एक्चुअली बीमारियों क्या से? होता है, हमारा नाक और कान एक ट्यूब के साथ जुड़ा होता है जिसको हम यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। अब बार बार जुकाम होने से, बार बार एलर्जीज होने से, साइनोसाइटिस होने से वो जो ट्यूब है वो ब्लॉक हो जाती है, और उससे कान के अंदर प्रेशर पड़ने लग जाता है, कान ब्लॉक रहने लग जाते हैं, कान में इन्फेक्शंस होने लग जाती हैं, म्यूकस डेवलप हो सकता है। अब कई लोग आते हैं जो कि कहते हैं कि जब भी हम एयरक्राफ्ट में जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं, एकदम कान बंद हो जाता है, बहुत तेज़ दर्द उठने लग जाता है। अगर आप कोल्ड में ट्रैवल कर रहे हो तो येस डेफिनेटली देयर इज चांस कि उस समय जब आप एयर ट्रैवल करेंगे, तभी हम सबको कहते हैं कि अगर आपको सीवियर कोल्ड है, अगर मैंडेटरी नहीं है तो एयर ट्रैवल मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको बार बार एयर ट्रैवल करने पे कान में पेन आता है तो ईएनटी को दिखाना चाहिए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि हमें साइनोसाइटिस है या एलर्जी है या कोई टिश्यू बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से दिक्कत। लेकिन इसको लगभग सर सबको ही होता है, मैंने सुना है। नहीं नहीं नहीं, कुछ लोग पहाड़ से जैसे नीचे आ रहे हैं गाड़ियों सेम से। चीज़ है जो आप एयरक्राफ्ट में कर रहे हो, बेसिकली एल्टीट्यूड चेंज हो रहा है। जब भी कभी प्रेशर चेंज होगा आपका तो ये इश्यूज आ सकते हैं जो एक्सट्रीम है, या फिर जैसे कभी कभी एयरक्राफ्ट में टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा है, वो सडनली नीचे आ जाता है, तो वो काफ़ी कॉमन है, उसको हम वो नहीं मानते। बट कोई आदमी जिसको बार बार ये होता है, जब भी जाते हैं तब होता है, तो उसको चेकअप जरूर करवाना चाहिए। क्या सर एक कान से कम सुनाई देना भी बहरेपन की निशानी हो सकती है? क्या मैंने देखा है कि किसी किसी का एक कान बचपन में ही मेनिंजाइटिस हुआ या कोई और बीमारी हुई, लेकिन एक कान से बेहतर सुनते हैं, और कई लोग ये समझते हैं कि दोनों कान जो हैं साथ में डैमेज होते हैं। इसमें क्या मिथ है? कान जो बाद में हो, जो पैदाइशी कान का जो कंजेनिटल हियरिंग लॉस होता है वो यूजुअली दोनों कान में होता है। उसके बाद के जो लॉस होते हैं यूजुअली एक ही कान में मिलते हैं। अच्छा। जैसे कि हमारी कान में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो नॉर्मली दोनों कान को कम इन्वॉल्व करता है। ड्रग इंड्यूस जो हियरिंग लॉस होते हैं वो दोनों कान में होते हैं। जो हमारे इन्फेक्शन वाले होते हैं वो ज़्यादातर एक ही कान के अंदर होते हैं, जिससे धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ती चली गई। और इस तरह से जैसे ईयरफोन हेडफोन वाले भी बहुत रेयर इंस्टेंसेस देखे हैं जिसके अंदर दोनों कान में होता है, ज़्यादातर एक कान के अंदर ही होता है। सडन नर्व वीकनेस भी एंटाइटी होती है, वो भी यूजुअली हमने एक ही कान के अंदर देखा है। तो ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, बट ये मत सोचिए कि एक कान से काम चल जाएगा दूसरे को, क्योंकि जैसे आँख से अगर नहीं देखेंगे तो उस साइड का विजुअलाइजेशन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आपका एक कान नहीं सुनता है तो आपको उस साइड से सुनाई नहीं आएगा, तो वो भी अपने में प्रॉब्लम करता है। क्योंकि आपको सपोज कीजिए आपका राइट कान से सुनाई नहीं आता, तो जो राइट में आपको बोलेगा आपको सुनाई नहीं आएगा, तो उसको भी दिखाना चाहिए, उनकी भी ट्रीटमेंट हो सकती है। मतलब मुझे आपसे बातचीत करके ये लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, और इसके प्रति आप जो है सजग रहें अपने कानों के प्रति। अपने कान को बिल्कुल अपने स्किन के जैसा समझिए। जैसे आप रोज़ अपने आप को नहा धोला के एकदम ऐसे रखते हैं चमका के, सेम अपने कान के लिए भी सोचिए। इसके अलावा सर कुछ आप ऐड करना चाहें कि लोग और कैसे कानों की देखभाल करें अपने और अपनी? मैं सबको यही कहूँगा कि जहाँ पर भी ज़रूरी है ईयरफोन हेडफोन का यूज़ करना, वहाँ तो हम नहीं मना कर सकते किसी को अभी, बट उस केस के अंदर हम सबको ये कहेंगे कि अपने कान के जो सुनाई की वॉल्यूम है जो मोबाइल्स में है उसको 50-60% से ऊपर मत जाने दीजिए, ठीक है। दूसरा, कोशिश ये कीजिए कि ड्यूरेशन लगातार ओवर स्ट्रेच यूज़ मत कीजिए, बीच बीच में ब्रेक लीजिए, थोड़ा देर से उतार के रखा, थोड़ा देर पहना, उस तरह से कीजिए। तीसरा, जहाँ पर भी आपको कोई भी वार्निंग साइन मिलता है, मान लीजिए कान में कोई सीटी बज रही है, चाहे वो कुछ ही समय के लिए क्यों नहीं बज रही हो, उसको इग्नोर मत कीजिए। आपको लगता है कि मेरे कलीग्स जो चीज़ें सुन पा रहे हैं मुझे शायद वो सुनने में दिक्कत हो रही है, तो उसको इग्नोर मत कीजिए, उनके साथ मिलिए, तो ताकि हम टाइमली उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। थैंक यू सर। आप सुन रहे थे डॉक्टर विजय कुमार वर्मा को।
उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।